Hello students, this is lecture number 6 on chapter AC circuits. In last lecture, we discussed about what happens to the phase relation between AC EMF and AC current when circuit consists resistance and capacitance in circuit. एक पढ़ा. What happens when resistance and inductor are in circuit? वहाँ हम लोगों ने फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किए थे और हम लोगों ने इम्पेडेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था. उसका पहला लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टर अलोन, कैपेसिटर अलोन, रेजिस्टर अलोन पढ़ा. फिर हम लोगों ने दो दो के कॉम्बिनेशन लिए. अभी हम लोग तीनों का कॉम्बिनेशन लेके डिस्कस करते हैं एलसीआर सर्किट. डायग्राम में देखो, दिस इज द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, resistor of resistance R. They are connected in series with the source of AC EMF. So the source of AC EMF delivers the current. That current passes through the inductor, capacitor and resistor. तीनों में से जाएगा. So what is the current passing through all the three is numerically same at any instant. तो मैंने वो करंट का फॉर्मूला दिया आपको, I is equal to I0 sin ओमेगा t. क्योंकि तीनों सीरीज में तो ईएमएफ जो यहाँ से डिलीवर्ड हुआ, ये जो करंट डिलीवर्ड करेगा ये तीनों में से पास होने वाला ये सेम रहेगा. I is equal to I0 sin of omega t. When current is passing through inductor, capacitor and resistor, as they are in series, passage of current through all the three divides the EMF supplied according to phase lag or lead. इसके अक्रॉस जो EMF आएगा, that EMF leads by pi by 2 radian to current passing through it. इसके अक्रॉस का जो EMF आएगा, that EMF lags by pi by 2 radian to current passing through it. इसके अक्रॉस का जो EMF आएगा, that is in phase with the current passing through it. ओके, मैं यहाँ तक वापस रिपीट करता हूँ. इन डायग्राम लास्ट टाइम हम लोगों ने, मैंने ऑलरेडी बोला आपको, हम लोगों ने एल अलोन, आर अलोन, सी अलोन पढ़ा, डिस्कस किए तीन एक्सप्रेशन, तो तीनों सिलेबस में है. फिर मैंने एल और आर का कॉम्बिनेशन डिस्कस किया, फिर मैंने सी और आर का कॉम्बिनेशन डिस्कस किया, क्योंकि आर कंपलसरी आता ही है, क्योंकि आप कंडक्टिंग वायर यूज करोगे तो आर बाय डिफॉल्ट आता है. मिनिमाइज कर सकते यूजिंग द थिक वायर्स, वो हम लोगों ने डिस्कस किया. सेम टॉपिक, धीरे धीरे हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे. अभी यहाँ पे डायग्राम में क्या है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स ऑफ एसी ईएमएफ. राइट, ओके. तो बाय दिस सोर्स ऑफ एसी ईएमएफ जो करंट डिलीवर्ड किया, दैट करंट इज पासिंग थ्रू एल, सी, आर. As they are connected in series, so current passing through all them is what? Same. So let that current at any instant is I is equal to I0 sin omega t. ये current. But when this current is passing through all the three, जो energy delivered किया गया, it is divided across the three. तीन जगह divide हो गया, EL, EC and ER. Division of current obeys the conservation. Right? अगर ये तीनों रेजिस्टर रहते हैं, तीनों अगर रेजिस्टर रहते तो हम लोग ई क्या लिखते, डायरेक्टली लिखते EL प्लस EC प्लस ER, डायरेक्ट स्केलर एडिशन कर लेते अगर तीनों रेजिस्टर रहते थे, जो हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा है. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या, डिवाइड तो हो गया तीन में, इट इज डिवाइडेड इन थ्री, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, व्हाट इज द EMF across the inductor? That EMF leads by pi by 2 radian to current passing through it. What is the EMF across the capacitor? That EMF lags by pi by 2 radian to current passing through it. And what is the EMF across the resistor? It is in phase with the current passing through it. तो यहाँ पे जो EMF source ने delivered किया, though it is divided in the three, EL, EC and ER, लेकिन हम लोग स्केलर एडिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर नहीं है. या स्केलर एडिशन नहीं होगा तो यहाँ वेक्टर एडिशन होगा. अगर यहाँ वेक्टर एडिशन होगा तो हम लोग EL को
EC को और ER को इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे. व्हाट इज वेक्टर? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. तो यहाँ उसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को वेक्टर बोलने के बजाय फेजर बोलते हैं. ओके, कैसे देखो, तो करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. अभी मैं ऑलरेडी आपको बताऊं, एज्यूम करो कि खाली रेजिस्टर है, ओनली रेजिस्टर है. तो रेजिस्टर के अक्रॉस का जो EMF है वो EMF करंट का फेज में रहता है. तो देखो ये मैंने करंट एक्स एक्सिस पे रखा फेजर, तो इसके अक्रॉस का EMF भी अलोंग द एक्स एक्सिस ही रहेगा, ये वाला. Because EMF across the R and current passing through the R are always in phase. तो ये ऐसे रखा, तो ये हो गया I, ये हो गया ER, एक ही फेज. ठीक है, अभी ओनली इंडक्टर कंसिडर करो. तो इंडक्टर के अक्रॉस का जो EMF है इट ऑलवेज लीड्स बाय पाई बाय 2 रेडियन. अगर ये पाई बाय 2 रेडियसन से लीड करेगा तो करंट एक्सिस एज इट इज रहने दो, इसके अक्रॉस का EMF पाई बाय 2 से लीड करेगा. तो इसके अक्रॉस का EMF आ जाएगा अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस. ये आ गया पॉजिटिव y एक्सिस. EL थोड़ा बड़ा दिखा है, समझ में आएगा मैंने बड़ा क्यों दिखा है. ये EL है. फिर इसके अक्रॉस का जो EMF है, इसके अक्रॉस का EMF क्या होता है? इट लैग्स बाय पाई बाय 2 रेडियन टू द करंट पासिंग थ्रू इट. तो इसका EMF का फेजर हम लोग दिखाएंगे अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस, ये वाला EC. अभी EL and EC, these are the phasors along the y axis. Suppose EL is greater than EC, तो EL और EC का फेजर सब्ट्रैक्शन करो. सिंस EL ग्रेटर ले रहे हम लोग, तो EL माइनस EC ये डिफरेंस जाएगा अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस. तो डायग्राम में OM रिप्रेजेंट्स EL माइनस EC, या डिलीट हो गया EL माइनस EC. तो ये जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है इट इज EMF अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और ये जो OM है इट इज नेट EMF अक्रॉस द कैपेसिटर एंड इंडक्टर, नेट EMF. अगर हम लोग EC बड़ा लेते तो ये जो रेक्टेंगल ये चौथे क्वाड्रेंट में आ जाता. ये मैंने लिया जब टाइम t इज इक्वल टू 0 लिया, तब ये फेजर है फाई. अगर हम लोग टाइम के साथ लेते, इन मोशन लेते, तो फाई के साथ ओमेगा टी भी आ जाता. तो यही रेक्टेंगल थोड़ा सा आगे रोटेट हो जाता. ये देखो सेम डायग्राम है, ये आफ्टर टाइम टी है, तो यहाँ ओमेगा टी इन एडिशन आ गया. ये एट स्टार्ट है और ये आफ्टर टाइम टी है. डायग्राम में कुछ फर्क नहीं है. आपको ये सिलेबस में ये प्रिपेयर करो. लेकिन आप किसी को डाउट होगा सर ओमेगा टी नहीं ले रहे आप, तो ये विद द टाइम रहेगा, ओमेगा टी आएगा. ये पूरा रेक्टेंगल थ्रू एन एंगल ओमेगा टी आगे रोटेट होते जाएगा. तो ये अगर करंट है तो फाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? फाई का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक चेंज हो रहा है. फाई का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 जब रहेगा तो सोचो सर्किट में प्योर कैपेसिटर प्रेजेंट है. फाई का वैल्यू जब पाई बाय 2 रहेगा तो सोचो सर्किट में ओनली इंडक्टर प्रेजेंट है. फाई का वैल्यू जब 0 रहेगा तो सोचो सर्किट में ओनली रेजिस्टर प्रेजेंट है. फाई का वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 रहेगा तब सोचो सर्किट में L और R प्रेजेंट है. फाई का वैल्यू 0 टू माइनस पाई बाय 2 रहेगा तो सोचो सर्किट में C और R प्रेजेंट है. ये सब केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए लास्ट 2 लेक्चर्स में. अभी तीनों प्रेजेंट है. अगर तीनों प्रेजेंट है तो फाई कैन हैव एनी वैल्यू राइट फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 इंक्लूडिंग बोथ. तो ये मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिखा क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 भी हो सकता है, प्लस पाई बाय 2 भी हो सकता है. तो इसे हम लोग अलग अलग केसेस कंबाइन करें. इसलिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पहला LCR सेपरेटली पढ़ा, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ा दो का, अभी हम लोग तीनों का पढ़ रहे हैं. तो ये आ गया, ये फेजर डायग्राम हो गया. तो ये हो गया नेट EMF अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर. अभी AC सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर को नॉन रेजिस्टिव डिवाइसेस बोलते हैं. Why they are called as non-resistive devices? Because they have a tendency to store the energy given to them.
So they are partly active and partly passive components of electric circuit. So by a device which is partly active and partly passive, by them what is the opposition introduced is called as reactance. और रेजिस्टेंस कैसे, ये फुल पैसिव है, ये एनर्जी स्टोर नहीं करता. जब आप इसमें से करंट पास करोगे, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गिव्स यू अ हीट जो कंज्यूम कर देगा, रिटर्न नहीं मिलेगा. इसको एनर्जी दोगे तो ये हाफ CV स्क्वायर के फॉर्मेट में स्टोर करेगा. तो ये एक्टिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये पैसिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है. ये भी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर करता है, तो ये भी एक्टिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है. तो बाय एक्टिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो अपोजिशन इंट्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस. तो रिएक्टेंस दो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस X है. तो ये पार्ट जो है, दिस इज द EMF अक्रॉस एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, और जो ये EMF है इट इज अक्रॉस द पैसिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ दीज EMFs आर फॉर्मिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. Complete the rectangle. Diagonal of rectangle represents the EMF supplied by the source. तो जैसे हम लोग रेजिस्टर सर्किट में तीनों का डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं ना, वैसे यहाँ एडिशन नहीं होता, या ये फेजर एडिशन है या वेक्टर एडिशन है, आपको देखना पड़ता है लीड एंड लैग. ये हो गया नेट EMF. तो नेट EMF कितना आएगा, नेट EMF कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स, ये आ जाएगा. ये सब मैंने डिस्कस किया. देखो ये जो मैंने बोला इन फेज आउट फेज ये सब, तो E इज इक्वल टू व्हाट, ER स्क्वायर. ये है EMF अक्रॉस द पैसिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये है नेट EMF अक्रॉस द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. करंट अगर लेंगे तो ये करंट के फेज में रहता है, ये करंट से π/2 से लीड करता है, ये करंट से π/2 से लैग करता है. ये लीड करता है इसलिए मैंने प्लस लिया, ये लैग करता है इसलिए मैंने माइनस लिया. तो नेट EMF अक्रॉस द एक्टिव कंपोनेंट मैंने y एक्सिस पे लिया, सेइंग EL इज ग्रेटर. ये x एक्सिस पे लिया. दे आर फॉर्मिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. तो वेक्टर सम इज गिवन बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, सिंस करंट पासिंग थ्रू ऑल द थ्री सेम, तो बाय ओम्स लॉ मैंने ये रिप्लेस किया I स्क्वायर R स्क्वायर से, ये रिप्लेस किया I स्क्वायर और नेट रिएक्टेंस से. I स्क्वायर कॉमन लेके I बाहर आ जाएगा. तो E upon I, this is the opposition introduced by passive component of electric circuit and active components of electric circuit. दो component active. So this is a combined opposition introduced by passive and active components of electric circuit. इसे बोला जाता है impedance. तो ये होगा formula for impedance. यहाँ पे आप XL और XC को सब रिप्लेस कर सकते हैं. ये ओमेगा L होता है, ये 1 upon ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं. ओमेगा होता है 2πf, तो ये 2πf, ओमेगा होगा 2πf. तो ये अलग अलग रिलेशन से इम्पेडेंस के. ओके, दिस इज क्लियर. ओके, अभी यहाँ डायग्राम में देखो, रेजिस्टेंस का फेजर ये रहेगा और रिएक्टेंस का फेजर ये रहेगा. मतलब ये कौन रहेगा, R रहेगा, और ये कौन रहेगा, XL माइनस XC रहेगा. तो इस ट्रायंगल में phi represents the phase, adjacent side represents the opposition introduced by passive component of electric circuit, resistance. Opposite side represents the opposition introduced by, net opposition introduced by active component of electric circuit. तो ये जो ट्रायंगल मिलेगा, इस ट्रायंगल में phi का अपोजिट रेजिस्टेंस, phi का अपोजिट रिएक्टेंस, एडजेसेंट रेजिस्टेंस. तो जो हाइपोटेन्यूज रहेगा ये कंबाइन अपोजिशन रहेगा, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, उसको बोला जाता है इम्पेडेंस. तो ये अगर Z रहेगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम Z स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर रहेगा. तो ये जो ट्रायंगल है डायग्राम में OKP, इसको इम्पेडेंस ट्रायंगल भी बोला जाता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. ये देखो हम लोगों ने ये CR सर्किट में पढ़ा था, ये हम लोगों ने LR सर्किट में भी पढ़ा था. प्योर LCR R सर्किट में इम्पेडेंस ट्रायंगल नहीं आता है. ओके, ठीक है. तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके.
In the next lecture, we will discuss small term जैसे resistance and all those. तो इस ट्राइंगल में देखो ये कौन था सामने वाला XL माइनस XC और ये कौन था R. तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड रिएक्टेंस नेट रिएक्टेंस लेट मी से अपॉन रेजिस्टेंस. तो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है tan phi. तो tan phi को बोला जाता है फेज एंगल. रेशियो ऑफ नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव क्यों लेने का समटाइम्स XC में भी ग्रेटर देन XL लेकिन आपको डिफरेंस ही लेना है अपॉन R. ठीक है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू सम discussion with the same topic. Thank you.